नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन विद तुषार के एक नए और बहुत ही जरूरी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी प्रैक्टिकल समस्या पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हर परिवार के सामने आती ही है। किसी अपने के गुजर जाने के बाद उनके बैंक अकाउंट से पैसे कैसे निकालें। सही जानकारी ना होने की वजह से ना लोग अक्सर बैंकों के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। तो आज इस पूरी बैंकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत एक अजीब और दिल दहला देने वाले सवाल से। बैंक में कोई इंसान का कंकाल यानी स्केलेटन क्यों लाएगा? सुनने में किसी हॉरर मूवी का सीन लगता, राइट? पर यह सच्चाई है ओडिशा के क्युंजर जिले की। एक आम सीधे साधे इंसान को अपनी मृत बहन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि हार कर उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और उसका कंकाल सीधा बैंक उठा लाया। आखिर वहां ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि बात यहां तक पहुंच गई? तो आज के हमारे एजेंडे में हम इन्हीं पहलुओं को कवर करेंगे। ओडिशा की घटना, बैंक के नियम और असलियत के बीच का गैप, डेथ सर्टिफिकेट निकलवाने का तरीका, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंक का क्लेम प्रोसेस और सबसे अहम वो बड़ी गलतियां जिनसे हम सबको हर हाल में बचना है। तो चलिए सबसे पहले उस ओडिशा वाली घटना पर आते हैं कि आखिर एक इंसान इतना हताश और मजबूर कैसे हो गया। ये पूरा वाकया ओडिशा ग्रामीण बैंक की मलिपोसी ब्रांच के बाहर का है। 50 साल के जीतू मुंडा, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी बड़ी बहन कालरा मुंडा के अकाउंट से करीब 19,300 रुपए निकालना चाहते थे। 26 जनवरी को कालरा का निधन हो चुका था और जीतू को पैसों की सख्त जरूरत थी। पर जब वो बैंक गए तो उन्हें वहां के नियमों में इतनी उलझन मिली, इतना निराश किया गया कि हताशा में उन्होंने वो कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी बहन का कंकाल ही सबूत के तौर पर ले आए। अब आते हैं इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह पर। बैंक के नियम बनाम वास्तविकता, यानी कम्युनिकेशन की वो बहुत बड़ी कमी। देखिए हुआ क्या था, बैंक कर्मचारियों ने कहा कि थर्ड पार्टी विड्रॉल के नियमों के हिसाब से या तो खाताधारक की उपस्थिति चाहिए या फिर डेथ सर्टिफिकेट और लीगल डॉक्यूमेंट्स जमा हों। अब क्योंकि जीतू अनपढ़ थे तो उन्होंने इसका एकदम सीधा सीधा मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि भाई खाताधारक को सामने लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोटोकॉल और एक आम इंसान की समझ के बीच का ये जो बड़ा सा गैप है ना, इसी ने इतनी भयानक गलतफहमी पैदा कर दी। और इस केस में एक और टेक्निकल पेचीदगी थी, नॉमिनी और कानूनी वारिस का अंतर। इसे ऐसे समझिए, नॉमिनी वो होता है जिसका नाम अकाउंट होल्डर बैंक में खुद दर्ज कराता है, पर अगर नॉमिनी ना हो तो पैसा कानूनी वारिस को मिलता है जिसका संपत्ति पर कानूनी हक होता है। कालरा मुंडा वाले मामले में समस्या ये हुई कि उन्होंने अपने पति और बेटे को नॉमिनी बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों की भी पहले ही मौत हो चुकी थी। अब अकेले कानूनी दावेदार बचे थे, जीतू, जिस वजह से प्रोसेस और भी ज्यादा उलझ गया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी परेशानी से कैसे बचें? किसी भी बैंक क्लेम की नींव होती है एक कागज, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र। यहां एक नंबर हमेशा याद रखना है, 21 दिन। कानूनी झमेलों से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसी भी मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर स्थानीय नगरपालिका या ग्राम पंचायत को दी जाए। अगर इसमें देरी होती है ना, तो बाद में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई तरह के हल्फनामे और कानूनी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसका ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान है। उदाहरण के लिए ओडिशा के पोर्टल को ही देख लेते हैं। सबसे पहले birthdeath.odisha.gov.in पर जाना होता है। फिर सिटीजन सर्विसेज में जाके डेथ वाला विकल्प चुनना है। इसके बाद मृत्यु की तारीख, जगह और कारण जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। फिर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में सिर्फ 5 से 20 रुपए के बीच की एक बहुत ही मामूली सी ऑनलाइन फीस जमा करनी है। बस, आजकल लगभग हर राज्य में ऐसी ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सुविधा मौजूद है। प्रोसेस तो समझ आ गया, पर अप्लाई करने से पहले कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखने चाहिए। चलिए उनकी लिस्ट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की इस लिस्ट में सबसे पहले आता है फॉर्म 10, फिर मृत्यु का प्रमाण। अगर अस्पताल में निधन हुआ है तो उनका दिया हुआ सर्टिफिकेट चलेगा। और गांव देहात में जहां अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं होता, वहां शमशान घाट की पर्ची बहुत काम आती है। इसके अलावा मृतक का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और क्लेम करने वाले का पहचान पत्र, जो दोनों के बीच का रिश्ता साबित कर सके। और हां, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो हमेशा अपने पास रखने ही चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो अब आते हैं असली बैंक क्लेम प्रोसेस पर। यह प्रक्रिया 3 बहुत ही सीधे स्टेप्स में पूरी होती है। पहला कदम, सीधे बैंक की ब्रांच में जाकर मैनेजर से औपचारिक रूप से मिलना और उन्हें पूरी स्थिति समझाना। दूसरा कदम है मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस की पहचान के दस्तावेज जमा करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है सेटलमेंट,
जहां बैंक कागजातों की जांच करके फंड रिलीज कर देता है। आपको पता है, जीतू मुंडा वाले केस में भी आखिर में यही हुआ। जब पुलिस और प्रशासन ने बीच बचाव किया तो बैंक ने सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स चेक किए और 19,402 रुपए जीतू को सौंप दिए। और अब आते हैं इस पूरे ट्यूटोरियल के सबसे अहम हिस्से पर, ऐसी गलतियां जिनसे हमें हर हाल में बचना है। आज ही अपने बैंक नॉमिनी को अपडेट कर लीजिए। परिवार के सभी बैंक अकाउंट्स चेक होने चाहिए कि उनमें जो नॉमिनी दर्ज हैं वो जिंदा हैं और उनके नाम बिल्कुल सही तरीके से अपडेटेड हैं। क्योंझर की इस पूरी त्रासदी का जो मूल कारण था वो यही एक छोटी सी चूक थी। अगर कार्ला मुंडा के खाते में किसी जिंदा इंसान का नाम नॉमिनी के रूप में होता ना, तो ये कंकाल निकालने की नौबत कभी नहीं आती। इस मामले में पटना पुलिस इंस्पेक्टर की एक बात बहुत चुभने वाली पर एकदम सच है। उन्होंने कहा कि ये समस्या जागरूकता की कमी और संचार की कमी से पैदा हुई। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ा सबक है। बैंक में सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, वित्तीय साक्षरता और बैंक के बेसिक नियमों की सही जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। समाज में ऐसे लोगों की मदद करना भी हमारा फर्ज है जो इन कागजी प्रक्रियाओं को नहीं समझते। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या परिवार के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं, ताकि खाताधारक के ना रहने पर किसी को भी इस तरह की कागजी या सरकारी परेशानी का सामना ना करना पड़े? इस बारे में आज ही विचार करना चाहिए और अपने कागजात दुरुस्त रखने चाहिए। अगर आज की ये जानकारी मददगार लगी हो तो इसे मेरा मतलब इस एक्सप्लेनर को अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर साझा करें, ताकि वित्तीय जागरूकता फैल सके। ऑनलाइन विद तुषार के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।